हाय दोस्तों, आज के क्लास में हम प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी पूछे गए हैं। हम इस चैप्टर से कम 150 से 200 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में सन को इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस को किस सन में पूछा गया है और कितना बार पूछा गया है। तो आइए हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। कौन से दर्पण होंगे? आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को 2020 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है। क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। दर्पण के सामने जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कौन सा दर्पण होगा? तो आपको पता है कि समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनता है और उसके बाद से उत्तल दर्पण भी जो होता है इसमें भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल, दोनों में से कोई एक, या तो समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि किसी कार का अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ये क्वेश्चन 2020 में पहली पाली में पूछा गया है कि कार का जो आगे वाला भाग होता है उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है, उसके लाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो वो हो जाते हैं हमारा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए फॉर असम। दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो है 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस के आवर्धन कौन से हैं इसमें आप बता सकते हो। ऑप्शन नंबर पहला U बट्टे भी, U भी, U प्लस भी और चौथा है V बट्टे U। आपको पता है कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण में आवर्धन को M से सूचित किया जाता है। लेंस हो या दर्पण हो, आवर्धन को M से सूचित किया जाता है और दर्पण में होता है -V बट्टे U। ये आवर्धन का फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस की जब बात होती है तो लेंस में फॉर्मूला यही रहते हैं, बस माइनस के स्थान पे प्लस हो जाता है यानी V बटे U होता है। तो हमारा पूछ रहा है लेंस का आवर्धन, और लेंस का आवर्धन कैसा होगा? प्लस में होंगे V बटे U। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा V बटे U। ऑप्शन नंबर डी फॉर दुबई। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 4 नंबर। इस क्वेश्चंस को पूछा गया है 2020 में पहली पाली में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कौन ऐसे पदार्थ हैं कि जिनका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? पहला दिया है वायु, दूसरा बर्फ, कांच, हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। बर्फ का जो अपवर्तनांक होते हैं 1.31 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होते हैं, 1.5 होता है और हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 होते हैं। अब बोल रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप देख पा रहे हो कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कोई भी पदार्थ दिया रहे, अगर उसमें हीरा दिया रहे तो आप सबसे पहले आंख बंद करके हीरा को ही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? 2 वर्ड होता है, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से फैलना। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2 वर्ड होते हैं अभिसारी और अपसारी। कौन से? अभिसारी और दूसरा होता है अपसारी। ठीक है। दोनों में थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस है कि अभिसारी का मतलब होता है कि बहुत सारी किरणें अगर आकर और एक ही पॉइंट पे मिलती है, ऐसे एक ही पॉइंट पे आके मिलती है तो इसे बोलते हैं अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से बहुत सारी किरणें अगर फैलती हैं, एक पॉइंट से ऐसे किरणें फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम बोलते हैं अपसारी। ठीक है।
अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पहला दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ए बी दोनों बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस तो होगा नहीं, ए बी दोनों दिया है, ये भी होंगे नहीं। अब दोनों में से कोई एक होगा, कौन होगा? तो हम पढ़े हैं उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस के बीच का भाग मोटा होता है, इसमें जितने भी किरणें आती हैं वो इसका फोकस पीछे होता है और आके वो फोकस पे ही मिलती है। यानी उत्तल लेंस को हम कौन सा कहते हैं? जहां पे एक बिंदु पे सारी किरणें आके मिलती हैं उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। और ये काम कौन करता है? तो उत्तल लेंस करता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? कौन ऐसे किस दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक माना जाता है? एक वर्ड आपको हम बताने वाले हैं। ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का पीछे वाला भाग कलई किया रहता है, ठीक है। दोनों दर्पण है, इस दर्पण का फोकस आगे होता है और इस दर्पण का फोकस पीछे होता है। बोल रहा है कि फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है किसकी? एक वर्ड आपको याद रखना है कि दर्पण के आगे जितनी भी दूरी होती है वो निगेटिव होती है, और दर्पण से पीछे जितनी भी दूरी होती है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक मानी जाती है। लेंस हो या दर्पण हो, दर्पण के आगे की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है और दर्पण के पीछे की जो दूरी होती है वो धनात्मक मानी जाती है। यहाँ पे बोल रहा है कि ऋणात्मक होता है किसका? ऋणात्मक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है किसकी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो क्वेश्चन से 7 नंबर वो दे रखा है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? कौन ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है? सर्वाधिक होती है। 2 वर्ड, जिस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ठीक है, जिस माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है। ध्यान से देखना, मैंने 2 वर्ड लिखा है कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जिस माध्यम के अपवर्तनांक ज्यादा होते हैं उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। यानी हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। दूसरा वर्ड मैंने लिखा है कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा होती है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होता है? प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होगा? जिसका अपवर्तनांक कम होगा। अब किसका अपवर्तनांक कम है यहाँ पे देख लेते हैं। कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, ये हम भी जानते हैं। पानी का 1.33 होता है, तुम भी जानते हो। लोहा का अपवर्तनांक हटा ही दो, निर्वात का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। सब में कम किसका अपवर्तनांक है? निर्वात का। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी निर्वात हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक कम है, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। आप ऐसे भी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में ही होते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 था जो 2020 में पूछे गए थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है 2020 में पूछा गया है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला जो क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन है वो 2020 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछे गए हैं और उसके साथ साथ 23 में भी पूछे गए हैं। 3 बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है।
आप पढ़े हैं कि लेंस का क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। लेंस का क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र होता है, इसमें से दर्पण का सूत्र कौन है? तो आप पढ़े हैं कि दर्पण का फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये तो आप पढ़े ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। हाल फिलहाल में ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आप कमेंट में बताइए कि कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने अभी बताया, ये क्वेश्चंस 2019 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने एक वर्ड बताया है कि दर्पण हो या लेंस हो, लेंस या दर्पण के आगे की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, पीछे की जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अब जिसका फोकस पीछे होगा उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी। ये जो है लेंस उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में फोकस दूरी दर्पण लेंस के पीछे होती है और लेंस के पीछे की दूरी धनात्मक मानी जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्य दृश्य दर्पण। पश्य दृश्य दर्पण का मतलब होता है, पश्य मतलब पीछे, दृश्य मतलब देखना, दर्पण का मतलब मिरर। कौन ऐसे दर्पण का यूज है जो वाहनों में पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है? तो वाहनों में जो पीछे से गाड़ियां आती हैं, ट्रक वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी वाहनें आती हैं, हमको जरूरत होती है कि उस वाहनों को छोटा इमेज करके बड़े एरिया को कवर करे और छोटा इमेज करके दिखाए। और ये काम कौन करता है? तो उत्तल दर्पण करता है। आप पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण वस्तुओं का हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है जेनिथ 2.0। ये हमारे चैनल के नाम है। आपको जो भी कंटेंट, जिस भी चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना हो, जिस भी थ्योरी को आपको पढ़ना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। अगले दिन हम उस थ्योरी को लेके आएंगे, उस चैप्टर को लेके आएंगे। कोई भी डाउट आप इस पे आप मैसेज कर सकते हो कमेंट के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 13 नंबर है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होती है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब का मतलब होता है वस्तु की दूरी ली जाती है। अगर कोई दर्पण है, बोल रहा है कि चिन्ह कार्तीय परिपाटी के अनुसार अगर किसी वस्तु को हम आगे रख रहे हैं तो इस दूरी को हम क्या मानेंगे? धनात्मक मानते हैं कि ऋणात्मक मानते हैं? मैंने आपको अभी एक वर्ड में समझाया था कि दर्पण के आगे जितनी भी दूरी होती है वो निगेटिव होती है, दर्पण के पीछे की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होते हैं। और वस्तु को हमेशा रखा जाता है, दर्पण हो या लेंस हो, आपको वस्तु को दर्पण या लेंस के आगे रखे जाते हैं, पीछे नहीं रखा जाता है। तो हो जाएगा हमारा कौन सा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। बोल रहा है सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है। जब दर्पण के सामने रखेंगे तो ऋणात्मक होगा, दर्पण के सामने रखेंगे निगेटिव दूरी ली जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती? अभी तो मैंने आपको बताया कि जिसकी फोकस पीछे होगी वो धनात्मक होगा, जिसका फोकस आगे होगा वो ऋणात्मक होगा। पूछ रहा है दर्पण का, तो कौन से दर्पण होते हैं जिसकी फोकस धनात्मक होती है? तो मेरे भाई उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है? पीछे होता है। उत्तल दर्पण में फोकस पीछे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बिफोर बॉम्बे। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि आवर्धन को m से सूचित किया जाता है और m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, अगर कोई वस्तु 2 मीटर की है, अगर उसका इमेज 2 मीटर का बन रहा 5 मीटर का बन रहा है और वस्तु जो है 2 मीटर की है, तो मीटर से मीटर कट जाएंगे, यानी जो आवर्धन होता है वो मात्रकहीन राशि होते हैं। कैसा होता है? मात्रकहीन राशि होता है। तो हमारा हो जाएगा किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होते हैं मात्रकहीन। D4 डॉग। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? अभी मैंने आपको बताया, एक कंसेप्ट बताए थे कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होंगे, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होता है। एक बार इधर देख लो, अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसमें चाल जो होगा, प्रकाश की चाल, वो क्या होगी? कम होगी। जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अपवर्तनांक ज्यादा तो प्रकाश की चाल कम, जिसका अपवर्तनांक कम उसमें प्रकाश की चाल अधिक। तो देख लेते हैं, हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होते हैं, शीशा का 1.5 होता है, हीरा का 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक ज्यादा है तो इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। उसके बाद शीशा का है तो इसमें भी कम होगा, जल का भी ज्यादा ही है। सबसे कम किसी का है तो वो है हवा का। तो जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, हवा का। ठीक है, एक एक चीज को क्लियर करके हम बताते जा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? हाँ, 2 वर्ड बताए थे, अपसारी और अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से फैलना, और अभिसारी का मतलब होता है सब जगह से आके एक बिंदु पर मिलना। सभी स्थानों से आने के बाद अगर बहुत सारी किरणें एक स्थान पर मिलती हैं तो अभिसारी कहलाता है। एक स्थान से बहुत सारी किरणें फैलेगी तो उसे हम बोलते हैं अपसारी। अब बोल रहा है कि कौन से लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी का मतलब फैलना, एक बिंदु से फैले ऐसे, तो इसे बोलते हैं अपसारी। ये काम कौन करता है? इस लेंस का नाम है, लेंस पूछ रहा है ना, इसे बोलते हैं अवतल लेंस। इसमें प्रधान अक्ष होता है, आगे फोकस होता है। अब जितनी भी इसमें किरणें होती हैं वो फोकस से फैलती हुई ऐसे प्रतीत होती हैं। तो कौन हो जाएगा? अवतल लेंस। हमारा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। A4 असम। अगला क्वेश्चन जो है 18 नंबर, ये क्वेश्चन 2018 में पहली पाली में पूछा गया है कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो मरीजों को देखने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं? तो दांत छोटा होता है, उसमें छोटे कीटाणु होते हैं, उन्हें देखने के लिए आपको ऐसे दर्पण का यूज करना पड़ेगा जो दांत को बड़ा करके दिखाए, और कभी भी इमेज को बड़ा करके दिखाने का काम अवतल दर्पण करता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, B4 बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, ये 18 में ही नहीं पूछा गया है, बहुत बार पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, वो हमारा ये रहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत भी कर देते हैं बिना समझे हुए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि परावर्तक पृष्ठ, यानी जो गोलीय दर्पण होता है, मान लो अगर कोई दर्पण है, इसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, जहां से प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, व्यास का मतलब ये पूरे चौड़ाई, और दर्पण के पूरे चौड़ाई को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं?
दर्पण के पूरे चौड़ाई को जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होते हैं उन्हें हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो बोल रहा है कि क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम हो हम रट के ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पास कर लेंगे, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएंगे। यहाँ तो आप रट लीजिएगा लेकिन एग्जाम में बैठते ही आप भूल जाइएगा। इसीलिए किसी भी चीज को रटना नहीं है, इसीलिए हम बड़े तसल्ली से और आराम से आपको क्वेश्चन क्लियर कराते जा रहे हैं विथ कंसेप्ट के साथ कि कैसे क्या आंसर होंगे। आपको रटना नहीं है, फिजिक्स और मैथ रटने की सब्जेक्ट नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखो। नहीं हो रहा है डाउट क्लियर तो आप कमेंट कर दो, हम फिर से बताने के लिए तैयार हैं। उससे भी नहीं होता है तो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा देख लो, हो सकता है थ्योरी का कॉपी पलट लो। ऐसे करने से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन रटने का गलती कभी मत करना, रटने से आदमी विद्वान नहीं मूर्ख बनते जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। मेरे भाई बोल रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है और उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आ जाओ, उत्तल लेंस दिया है। पहला चीज, जैसे ही उत्तल लेंस की बात होगी तो आपको पता है कि उत्तल लेंस ऐसे होता है और उत्तल लेंस में फोकस पीछे होता है। और जिस चीज में पीछे फोकस हो वो फोकस धनात्मक हो जाएगा, आगे फोकस होंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। और आप पढ़े हैं कि उत्तल लेंस का फोकस पीछे होता है, लेंस के पीछे, पीछे यानी धनात्मक है। तो जितने निगेटिव है, निगेटिव वाला ऑप्शन कट गया। अब धनात्मक में 2 चीज बच गए, अब निकालेंगे कैसे। तो हमको पता है P का मतलब होता है लेंस की क्षमता और P बराबर 1/f फॉर्मूला होता है। और ये F मीटर में, यानी फोकस अगर मीटर में हो तो ये फॉर्मूला है। P बराबर 1 रखेंगे और 1/f रखेंगे, यानी F बराबर हो जाएगा 1 मीटर में आएगा। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होते हैं तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, यानी 100 सेंटीमीटर धनात्मक, 100 सेंटीमीटर धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखना, अगला जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन है वो है कि किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। हाँ, कौन ऐसा लेंस है जो छोटे अक्षर को बड़ा करके आप पढ़ने के लिए उसका यूज कर पाओगे। तो आपको पता है कि 2 लेंस होते हैं, कौन कौन से। पहला लेंस है अवतल और दूसरा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब दोनों में अवतल लेंस एकदम उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। ठीक है, सीधा तो करके दिखाता है लेकिन छोटा करके दिखाता है। लेकिन उत्तल जो लेंस होते हैं वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है, यानी उत्तल लेंस छोटे वस्तु का आकार बड़ा करके दिखाता है। इसलिए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करेंगे। तो जितना में अवतल है पहले उसे आप कट कर दो। तो पहला हो गया तुम्हारा अवतल लेंस, कट हो गया। सी नंबर में भी दिया है अवतल लेंस, कट हो गया। बच गए क्या, बी और डी। बोल रहा है उत्तल लेंस में भी अब कितने फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करेंगे। पहला है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो अगर किसी चीज को देखना हो, अगर यहाँ पे वस्तु को रख के देखें किसी लेंस से तो हो सकता है ये छोटा दिखाई दे। ठीक है, इसीलिए इसी वस्तु को हम और पास से लेंस से ला के देखें तो ये वस्तु बड़ा दिखाई देगा, यानी 50 सेंटीमीटर हमारा नहीं होगा। कौन हो जाएंगे, जिसकी फोकस दूरी कम होगी जिसकी फोकस दूरी कम होगा वो और बड़ा करके दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला जो क्वेश्चन है वो है 22 नंबर। 22 नंबर क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन दिए हैं। ओ सॉरी,
22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, हाँ बोल रहा है कि उत्तल लेंस को पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होती है कि ज्यादा होती है हवा के अपेक्षा। तो एक बात हम आपको बता दें कि अगर लेंस होगा और किसी भी तरल में डुबाए जाएंगे तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी घट जाएगी ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर दर्पण होगा और दर्पण को अगर हम करते हैं ऐसे काम, अगर किसी तरल पदार्थ में अगर दर्पण को डुबो दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके फोकस में, लेकिन अगर लेंस को हम डुबो देते हैं किसी तरल पदार्थ में तो उसके फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएंगे, हो सकता है कि बढ़ जाए या कम हो जाए। आगे देख लो, दिया है किसका, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस को जो हवा की अपेक्षा पानी में डाला जाता है तो उसके लेंस जो होते हैं फोकस दूरी बढ़ जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हवा के अपेक्षा। ऑप्शन नंबर ए फॉर असम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, वो हमारा ये रहा कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब का आवर्धन, हाँ एक बात थोड़ा सा मैंने आपको अभी बताया कि आवर्धन को m से सूचित करते हैं और किसी भी दर्पण में या लेंस हो दो ही आवर्धन होता है, एक निगेटिव आवर्धन होते हैं, दूसरा आवर्धन एक पॉजिटिव आवर्धन होता है। निगेटिव आवर्धन बताता है कि वस्तु वास्तविक है और वास्तविक जो वस्तु होती है वो उल्टा होती है, उल्टा, ठीक है। अगर आवर्धन पॉजिटिव होगा तो ये काल्पनिक होगी और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। एक बार फिर से देख लेना, मैंने बोला कि अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वस्तु वास्तविक होगी और उल्टा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर आवर्धन पॉजिटिव होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा है, निगेटिव है। मैंने यहाँ पे बताया अगर आवर्धन निगेटिव होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, F बराबर R/2, ठीक है। बोल रहा है कि फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या, R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। आप पढ़े उत्तल दर्पण ऐसे होता है और उत्तल दर्पण में फोकस पीछे होता है और दर्पण के आगे की दूरी नेगेटिव होती है, दर्पण के पीछे की दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले जितने भी ऑप्शन है उसको छोड़कर नेगेटिव वाले को कट कर देना है, यानी नेगेटिव ये है नहीं होगा, नेगेटिव ये है नहीं होगा। अब देखते हैं, R का मतलब त्रिज्या दिया है कि जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 32 है। 32 में 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 16। और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस कैसी होती है, पॉजिटिव, यानी प्लस में 16 हो जाएगा, प्लस में 16। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रखा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अवतल दर्पण है और प्रयोग में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है एक पर्दे पे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। एक चीज की मापने की आवश्यकता है कि दर्पण कहाँ है, वस्तु कहाँ रखी गई है, यानी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को मापने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दिया है दर्पण तथा बिंब के बीच, बिंब का मतलब होता है वस्तु, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी मापने की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। अगला जो क्वेश्चन है दे रखा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार अगर हमेशा बराबर होता है, एक कंडीशन होता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है वो वस्तु के बराबर साइज की बनती है, बराबर आकार का बनता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिबिंब का आकार कैसे, हमेशा बराबर होता है। हमेशा बराबर मेरे भाई अवतल दर्पण में होता है, बाकी कोई ऐसा दर्पण नहीं है
जो वस्तु का हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाए। एक दर्पण, इकलौता दर्पण यही है, समतल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अभी मैंने बताया कि जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है, सबसे कम होता है, तो इसमें प्रकाश की चाल भी अधिक होगी। और कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट होते हैं हमारे घरों में। सर्च लाइट का मतलब क्या होता है? खोजने वाले, वैसे लाइट जिसका यूज हम खोजने में करते हैं। हमारे घरों में जिस लाइट का यूज किया जाता है वो सर्च लाइट होते हैं। अब सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो आप देखे होंगे लाइट ऐसे होता है, ठीक, इसकी सतह ऐसे होती है, यहां पे ऐसे लगा होता है, ठीक है। अब देखो ऐसे है ना, परावर्तक सतह का मतलब जहां पे प्रकाश टकराता है, ये वाला पार्ट। और ऐसे कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल काल्पनिक। कौन ऐसा लेंस है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब होता है सीधा, सीधा। कैसा प्रतिबिंब? सीधा। कौन ऐसे लेंस हैं? उत्तल लेंस सीधा भी बनाता है, उल्टे भी बनाते हैं। अवतल जो होता है, अवतल लेंस, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों कैसे बनाते हैं? सीधा बनाते हैं। तीस नंबर जो क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से कौन ऐसी चीज है जो निर्धारित होती है? तो आपतन कोण कैसा होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा रहा परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। और दूसरा होता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर असम। जय हिंद दोस्तों। आगे हम ऐसे ही इस चैप्टर का अभी 30 ऑब्जेक्टिव हुआ है, ऐसे ही इंपॉर्टेंस अगले पार्ट में फिर 30 या 50 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। डेली हमारे चैनल पे ऐसे धमाकेदार वीडियो आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं।